नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। आपके एमपीपीएससी प्री के सिलेबस में यूनिट 10 में 16 कमीशन ऐड हुए हैं। तो 16 कमीशन में से एक कमीशन है भारत निर्वाचन आयोग, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला आपका कमीशन है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक, 21 मई को पेपर है। कमीशन से क्वेश्चन आने वाले हैं, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आने की संभावना है। 10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और ज़्यादा भी आने की संभावना है। इसलिए आपको सभी कमीशन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, समय कम है, इसलिए आपको फैक्चुअल पार्ट पे फोकस करना चाहिए। तो आज हम आपका जो फैक्चुअल पार्ट है उस पर फोकस करेंगे, कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, लेकिन हमारा फोकस होगा फैक्चुअल पार्ट पर। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो आपका वीडियो है, इससे पहले कमीशन के 2 वीडियो आ चुके हैं। भारत निर्वाचन आयोग के 2 पार्ट में हमने कवर किया है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है arambclass.com नाम से। यहाँ पर हमने सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। 21 मई के अकॉर्डिंग एमपीपीएससी प्री की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। तो आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसकी विशेषता, उसके फीचर्स आपके सामने है। देखें क्या विशेषता है। देखिए, जो आपकी टेस्ट सीरीज है इसमें लगभग 200 टेस्ट होंगे। 200 टेस्ट के माध्यम से लगभग 21,000 क्वेश्चन को इसमें कवर किया जाएगा। इसके अलावा जो आपके टेस्ट होंगे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगे, यानी बाइलिंगुअल होंगे। जो आपके टेस्ट होंगे इनमें आंसर और सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। साथ में 60 मॉक टेस्ट, 60 एफएलटी होंगे, 60 मॉक टेस्ट होंगे इसमें आपके। ठीक, 60 एफएलटी इसमें मिलने वाले हैं आपको। ठीक, चलिए इसके अलावा एमपीजीके, देखिए एमपीपीएससी प्री में एमपीजीके से लगभग 45 प्लस क्वेश्चन आते हैं। हर बार 40 प्लस क्वेश्चन आते हैं, 45 प्लस क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमने एमपीजीके जो है इसके 600 क्वेश्चन अलग से हमने इसमें ऐड किए हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए हमने प्रीवियस ईयर पेपर के भी इसमें फुली सॉल्व्ड क्वेश्चन इसमें आपको अवेलेबल करवाए हैं। ठीक, विद आंसर विद सॉल्यूशन। इसके अलावा करंट अफेयर, देखिए एमपीपीएससी प्री में एमपीजीके से 45 प्लस क्वेश्चन आते हैं, साथ में करंट अफेयर से आपको 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हमने जो आपका करंट अफेयर है इसको हमने 2019 से लेकर वर्तमान यानी 2023 तक मंथ वाइज हमने इसमें सभी करंट अफेयर को इसमें कवर किया है। ठीक, तो आपको बहुत अच्छा पैकेज है। इसकी प्राइस है मात्र 399, 90 दिनों के लिए, फॉर 90 डेज। आज ही इसे परचेस करें। हमारी एप्लीकेशन वेबसाइट से आपको ये टेस्ट सीरीज प्राप्त हो जाएगी, तो आज ही परचेस करें और आपकी तैयारी शुरू करें। चलिए, इसके अलावा हमारी एप्लीकेशन है जहां पर आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा। आपको क्या मिलेगा यहाँ पर देखो, जो हमारी एप्लीकेशन है इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर्स। ठीक, इसके अलावा साथ में जो टेस्ट सीरीज है आपको सभी यहां पर अवेलेबल है। तो आज ही इसको डाउनलोड करें और आपकी तैयारी शुरू करें। चलिए अब बात करते हैं। टॉपिक हमारा है राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग टॉपिक हमारा आज का। देखिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए, इसकी सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की। ठीक, देखिए 1992 में यानी कि 1992 में संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से संविधान में पंचायत और नगरपालिका के लिए संवैधानिक संशोधन किया गया। क्या किया गया? संविधान संशोधन किया गया, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। और संविधान में 73वां और 74वां 2 प्रकार के संशोधन हुए हैं। जो आपका 73वां यानी 73rd, आपके देखिए 1992 में 2 संविधान संशोधन हुए हैं। पहला आपका 73rd है यानी 73वां है, जिसका संबंध पंचायत से है। ठीक, क्वेश्चन आता है। दूसरा आपका संविधान संशोधन आपका 74वां है यानी 74th है, इसका संबंध है नगर पालिका से। आपको एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि जो संविधान संशोधन हुआ है 73वां 74वां, इनका संबंध 73rd और 74 इनका संबंध किससे है? तो आपका जो 73rd है इसका संबंध पंचायत से है, तो आपको 74 इसका संबंध है नगर पालिकाओं से। बात क्लियर है? और सन कौन सा है? 1992 यानी कि 1992। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, डेट आपको ध्यान रखनी है और आपको जो सन है उसको आपको ध्यान रखना है। और कौन सा संविधान संशोधन है? 73, 74, और किससे इनका संबंध है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब देखिए, ये जो संविधान संशोधन है इसके माध्यम से क्या हुआ?
ठीक, ये जो संविधान संशोधन हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, इसके माध्यम से जो आपके स्थानीय निकाय हैं, जो लोकल बॉडीज हैं, तो स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा इसके माध्यम से दिया गया। बात क्लियर है? क्या हुआ? जो आपका संविधान संशोधन हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसके माध्यम से जो लोकल बॉडीज हैं उनको संवैधानिक दर्जा इसके माध्यम से प्राप्त हुआ है। ये भी अब संविधान का अंग बन चुके हैं। बात क्लियर है? तो कब की बात है ये? 1992, 73वां, 74वां, इसके माध्यम से स्थानीय निकायों को यानी लोकल बॉडीज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि भाई किस संविधान संशोधन के माध्यम से लोकल बॉडीज को यानी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आंसर आपके सामने है। अब इससे हुआ क्या? इससे लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया। अब देखिए क्या होता है, एक शब्द यहां पर है, एक शब्द यहां पर क्या है? केंद्रीकरण, केंद्रीकरण, और दूसरा आपका होता है विकेंद्रीकरण। तो दोनों में अंतर क्या है? बहुत सिंपल अंतर है। इसका मतलब होता है सेंट्रलाइजेशन। क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब दोनों में अंतर क्या होता है? यहां पर क्या होता है, जब हम बात करते हैं केंद्रीकरण की, यहां पर पावर केंद्र के पास होता है, जो आपका संसद है, तो पावर यहां पर केंद्र के पास होगा। बात क्लियर है? अगर जो आपकी स्थानीय निकाय है, जो आपके लोकल बॉडीज हैं, उन्हें कोई निर्णय करना है तो उनको केंद्र से पूछना पड़ेगा। इसमें काफी समय जाएगा, तो आपके जो विकास कार्य है उनमें काफी धीमे विकास कार्य हो पाएंगे। तो सरकार ने क्या किया, जो आपकी लोकल बॉडीज है उस सभी को पावर दिया गया। इसके माध्यम से 1992, तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से आपके जो लोकल बॉडीज हैं यानी पंचायत और नगर पालिका है, उनको जो है उनको भी पावर दिया गया। यानी जो पावर सिर्फ केंद्र के पास थे, जो पावर सिर्फ सेंट्रल के पास थे, उनको लोकल बॉडीज को भी बांट दिया गया, ताकि जो आपका डिसीजन मेकिंग है, जो आपका डिसीजन मेकिंग की स्पीड है, उसमें काफ़ी रफ्तार आए, काफ़ी स्पीड से हो पाए, और जो विकास कार्य है उनमें भी काफ़ी गति प्राप्त हो पाए। बात क्लियर है? ठीक, तो आपको जो आपका केंद्रीकरण है, इसमें आपको जो पावर होता है वो केंद्र के पास होता है, उसके माध्यम से ये पावर जो है जो आपकी स्थानीय निकाय उनको प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो विकेंद्रीकरण है उसके माध्यम से जो लोकल बॉडीज है उनको भी समान रूप से पावर दिया गया, ताकि वो भी निर्णय ले पाए। बात क्लियर है? चलिए ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसके माध्यम से लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया गया। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखिए जो आपका 73वां संविधान संशोधन है, जो आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसका संबंध है भाग 9 से, यानी पार्ट 9 से इसका संबंध है। पार्ट 9 में अनुच्छेद आर्टिकल 243 से इसका संबंध है। बात क्लियर है? संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और भाग 9 में अनुच्छेद 243 को ऐड किया गया। किसके अंतर्गत किया गया? भाग 9 पार्ट 9। कभी आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन है, इसका संबंध किस भाग से है, किस पार्ट से? तो आपका आंसर क्या होगा? पार्ट 9 से पार्ट 9 से इसका संबंध है। पार्ट 9 में कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका आंसर होगा 243 के से इसका संबंध, या 243 के अनुच्छेद का संबंध किससे है? तो आपका आंसर क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन, पंचायत। ठीक, अब इसमें क्या है, इसमें क्या लिखा हुआ है? पंचायत हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के लिए का गठन का प्रावधान किया गया। पंचायत हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो भैया पंचायत हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किसमें किया गया है? तो आंसर क्या होगा? 243 के। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है, इससे पहले कई बार बन चुका है, तो याद इसको रखना आपको। चलिए अगला आपका है 74वां यानी 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक, इसका संबंध है भाग पार्ट 9A से, 9 का या 9A पार्ट कौन सा? ये 9A, इसका संबंध है 74वां संविधान संशोधन से। बात क्लियर है? चलिए अब इसमें क्या है, इसमें 243ZA कौन सा है? 243ZA पार्ट कौन सा है?
पार्ट है आपका 9A और आपका जो अनुच्छेद है वो है आपका 243ZA। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है नगर पालिकाओं हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त का गठन का इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक, 243K का संबंध है पंचायत हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का और 243ZA का संबंध है नगर पालिकाओं हेतु राज्य निर्वाचन आयोग से। बात क्लियर है? चलिए, यहाँ पर भाग 9 है, यहाँ पर भाग 9 का है, 9A। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है जो आपको 20, अब देखिए जो आपका 243K है, इसके सब डिवीजन है 1, 2, 3 और आगे 4 भी है, तो उसको डिस्कस करते हैं। आइए, जो उसके सब डिवीजन है, जो उसके उप विभाग है। चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? 243K, इसके सब डिवीजन। क्लियर? जो आपका 243K1 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें दिया हुआ है संरचना, कि आपकी जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये सिंगल बॉडी है, ये सिंगल बॉडी। जो आपका भारत निर्वाचन आयोग है ये आपका 1+2 है, यानी आपका एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, साथ में 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे। यहां पर सिर्फ एक, इसकी संरचना की बात करें तो यहां पर सिर्फ राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, ये सिंगल बॉडी आयोग होगा। बात क्लियर है? ये सिंगल बॉडी कमीशन है। यहां पर राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, तो उसमें ऐसा कहें कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है इसका वर्णन, इसका उल्लेख किस उसमें किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया? तो आपका आंसर होगा 243K1 में इसका उल्लेख है। ठीक, या ऐसा कहें कि जो आपकी राज्य निर्वाचन आयोग है इसकी संरचना का, इसके स्ट्रक्चर का वर्णन, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर होगा 243K1 में इसका उल्लेख है। ठीक, तो आपका 243K1 में संरचना का उल्लेख है। इसमें कहा गया है इसकी संरचना के अंतर्गत एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के माध्यम से होगी। बात क्लियर है? जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अब देखिए जो आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त है ये आपके सभी कार्य, जैसे पंचायत और नगरपालिकाओं के संबंध में के लिए कराए जाने वाले निर्वाचन संबंधी सभी कार्यों का संचालन करेगा। जो आपकी वोटर लिस्ट है उसको तैयार करेगा, जो आपकी वोटर लिस्ट का परीक्षण होता है, उसके जितने भी कार्य होते हैं सभी का संचालन करेगा राज्य निर्वाचन आयुक्त। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है 243K2। तो आपका जो 243K2 है इसमें सेवा शर्तें हैं, पदावधि है और इसमें दिया गया है हटाने की प्रक्रिया। जो आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसको किस प्रकार से हटाया जाएगा। ठीक, तो सेवा शर्तें, पदावधि और हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, उसका संबंध है 243K2 से। बात क्लियर है? चलिए, तो आपकी सेवा शर्तें और पदावधि, तो आपको जो सेवा शर्तें होंगी राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएंगी। केंद्र में राष्ट्रपति है, यहां पर राज्यपाल। ठीक, जो भी सेवा शर्तें होंगी उसका निर्णय करेगा राज्यपाल। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। जो आपकी पेंशन है, सैलरी, उसमें कमी नहीं की जा सकती। जो आपको करना है, कुछ आपको प्लस करना है तो वो पॉसिबल, लेकिन आप में अलाभकारी, इसमें नेगेटिव चेंजेस नहीं किए जा सकते। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है 243K2 में अगला आपका है हटाने की प्रक्रिया। हटाने की प्रोसेस क्या होगी? राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसको हटाने की प्रोसेस किसके समान होगी? उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी। केंद्र में जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनके समान होगी, यहां पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान होगी हटाने की प्रक्रिया। ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से पढ़ना। अब देखो क्वेश्चन बनेगा आपसे कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा? केंद्र में राष्ट्रपति को और राज्य में राज्यपाल को, गवर्नर को। क्लियर है बात? चलिए अगला आपका है 243K3। ठीक, इसमें क्या है? राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक, जो आपका राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी सहायता के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे राज्यपाल के द्वारा। केंद्र में राष्ट्रपति है, यहां पर राज्यपाल है। ठीक, तो आपका जो 243K1 है इसका संबंध आपकी संरचना से है, स्ट्रक्चर से है। ठीक, इसके बाद जो आपका 243K2 उसका संबंध सेवा शर्तों से है, पदावधि से है और साथ में हटाने की प्रोसेस से। और आपको जो 243.3 है इसका संबंध है 243K3 इसका संबंध है राज्यपाल के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सहायता हेतु कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएंगे। क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से पढ़ना है, इसमें नोट्स उसमें आपको मेंटेन करते चलना चाहिए। अब देखिए अगला आपका सामने है
कि भैया 243(k)(4) क्या है, 243(k)(4) इसमें क्या दिया है, राज्य का विधानमंडल पंचायत के चुनाव हेतु नियम बना सकता है। अब देखिए क्वेश्चन बनेगा आपसे कि राज्य के विधानमंडल को पंचायत के चुनाव हेतु नियम बनाने के लिए किस संविधान के अनुच्छेद में या किस संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल के माध्यम से राज्य विधानमंडल को यह पावर दिया गया है कि वो उसके संबंध में कानून या नियम बना पाए। बात क्लियर है? तो इसका आंसर होगा 243(k)(4). 243(k)(4) राज्य विधानमंडल को यह पावर देता है कि वो उसके संबंध में नियम बना पाए। ठीक, पंचायत के चुनाव हेतु नियम बना पाए। क्वेश्चन बनेगा आपसे कि पंचायत के संबंध में नियम बनाने की जो पावर है किसके माध्यम से, किस आर्टिकल के माध्यम से विधानमंडल को प्राप्त हुआ है। तो आंसर क्या होगा, 243(k)(4). अगला आपका क्वेश्चन है अगला आपका जो अनुच्छेद है वो है 243(o). क्या है ओ? इसमें क्या दिया है, देखो इसमें दिया है राज्य द्वारा, ठीक, निर्वाचन या परिसीमन के संबंध में कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। बात क्लियर है? इसमें जो निर्वाचन होगा तो उसकी प्रोसेस होगी या जो परिसीमन होगा उसके संबंध में कोई भी न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दे पाएगा। अब कुछ विशेष कंडीशन होगी उसमें पॉसिबल है, लेकिन वैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन बनेगा कि क्या निर्वाचन के संबंध में या जो परिसीमन होगा इसके संबंध में न्यायालय में चुनौती देना पॉसिबल है, तो आपका आंसर है नहीं। कुछ विशेष कंडीशन है, उसको अलग से पढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब अगला देखिए, अब जो आपके निर्वाचन आयोग है इसके क्या कार्य हैं, क्या इसके पास पावर है, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए ये बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस पर आधारित है। पंचायत और नगरपालिका का चुनाव करवाना, निर्वाचन नामावली जो आपकी वोटर लिस्ट है उसको तैयार करना, राज्यपाल से कर्मचारी उपलब्ध करवाना या उनको कहना कराने के लिए। अगला आपके सामने है पंचायत व नगरपालिका चुनाव की तिथि की घोषणा करना। जो इलेक्शन होते हैं नगरपालिका पंचायत के, उनकी जो डेट होती है तो इनके माध्यम से उसकी घोषणा होती है, ठीक, और उसके बाद ही आचार संहिता लागू होती है। जब इसकी घोषणा होती है तब से लेकर जब तक चुनाव संपन्न हो जाते तब तक आचार संहिता लागू होती है। इसको हम पढ़ चुके हैं। नामांकन पत्रों का परीक्षण, जो आपका मतदाता पत्र है का परीक्षण करना, और चुनाव चिन्ह जो जब पार्टी अपना रजिस्ट्रेशन करती है तो उनको चुनाव चिन्ह दिया जाता है, ठीक, सबका अलग अलग चुनाव चिन्ह होता है। तो जो आपके चुनाव चिन्ह होते हैं उनका जो है आवंटन जो है इनके माध्यम से ही किया जाता है। तो चुनाव चिन्ह का आवंटन करना। बात क्लियर है? चल अगला आपके सामने है आविधिक इलीगल अनलॉफुल जो होते हैं गतिविधियों होने पर निर्वाचन रद्द करना। आपने सुना होगा कि भाई इस क्षेत्र में निर्वाचन रद्द किया गया, वहां पर अनलॉफुल एक्टिविटी के कारण, किसी क्षेत्र में अनलॉफुल एक्टिविटी के कारण उस क्षेत्र में पंचायत के क्षेत्र में चुनाव को रद्द किया गया, भाई आपने सुना होगा, तो उसका जो है अधिकार इनके पास ही है। क्वेश्चन बनेगा आपसे कि भाई चुनाव को रद्द करने का पावर किसके पास है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास है। बात क्लियर है? चल अब देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं हाँ, अब पढ़ते हैं जो वर्तमान में हमारा जो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि उसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, अध्यक्ष कौन है, पहला कौन था। ठीक, इसके परिचय की बात करें तो भैया संवैधानिक संस्था है ये, और ये स्वतंत्र निकाय है। ठीक, संवैधानिक संस्था है क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है। इसके बाद गठन की जो सूचना है ये प्राप्त हुई थी 1 फरवरी 1994 को। इसका जो गठन हुआ है, क्वेश्चन ही छोड़ दीजिए आप, काम करनी है आपके ये। क्वेश्चन बनेगा आपसे कि जो आपका मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है इसका गठन कब किया गया, तो आंसर क्या होगा, 15 फरवरी 1994, 15 फेब 1994 को इसका गठन किया गया। बात क्लियर है? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। कभी क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है पहला जिसने राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया है, आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। बात क्लियर है? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद अगला आपके सामने है जो आपका निर्वाचन आयोग है एमपी का, इसका टैगलाइन क्या है, इसका टैगलाइन है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। क्या है? हर वोट कीमती और हर निकाय महत्वपूर्ण, इसका है टैगलाइन। ठीक, चल आगे बढ़ लेते हैं। अगला है अधिसूचना, नोटिफिकेशन जो होती है आपका। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा पहली पंचायतों की अधिसूचना कब जारी हुई थी, 15 अप्रैल
1994 को पहली अधिसूचना जारी की गई थी। क्वेश्चन बनेगा आपसे ये कि पहली अधिसूचना कब जारी की गई, तो आपका आंसर होगा 15 अप्रैल 1994, 1994। चलिए, इसके बाद अब तक 5 बार चुनाव हुए हैं। अब तक जो एमपी में 5 बार इलेक्शन हुए हैं। कितने बार हुए हैं? 5 बार। ठीक, अब देखो ये बेसिक क्वेश्चन बनते हैं आपसे। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? एनबी लोहानी। कौन थे? एनबी लोहानी प्रथम चुनाव आयुक्त। ठीक, प्रथम सचिव कौन थे आपके? प्रकाश चंद्र सेठी। कौन थे? प्रकाश चंद्र। आपके जो वेबसाइट पे लिखा हुआ है सिर्फ प्रकाश चंद्र लिखा हुआ है। प्रकाश चंद्र, क्या नाम था? प्रकाश चंद्र। ठीक, तो प्रथम चुनाव आयुक्त थे आपके एनबी लोहानी। प्रथम सचिव थे आपके प्रकाश चंद्र। इसके बाद अगला है प्रथम महिला सचिव। ये कौन थे? विजया श्रीवास्तव। कौन थी? विजया श्रीवास्तव। अगला आपके सामने है वर्तमान सचिव। ये कौन थे? श्री राकेश सिंह। ये वर्तमान में 2022 से हैं, तो वर्तमान सचिव आपके हैं श्री राकेश सिंह। ये लगभग मेरे ख्याल से 2022 से हैं, ये वो कंफर्म करिएगा आप। ठीक, राकेश सिंह वर्तमान में है। ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब देखिए वर्तमान में कौन है और इसके पहले कौन रहे, सबको बड़ी क्वेश्चन बनता है कि इनमें 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, इनमें से कौन निर्वाचन आयुक्त रहा है या कौन नहीं रहा है, तो आपको आंसर चूज करके आना है। ठीक, सबसे पहले थे आपके एनबी लोहानी। 94 से लेकर सन 94 से लेकर आए थे ये 2000 तक। ठीक, ये 6 साल रहे। इसके बाद अगले आपके सामने है गोपाल चरण शुक्ल। ठीक, इनका कार्यकाल भी 6 साल का रहा है। एनबी लोहानी, गोपाल चरण शुक्ल। अंतिम थे आपके आदित्य विजय सिंह। ठीक, एनबी लोहानी, गोपाल चरण शुक्ल, आदित्य विजय सिंह। इसके बाद अगले आपके हैं अजीत राय जादा। ठीक, एनबी लोहानी, गोपाल चरण शुक्ल, आदित्य विजय सिंह, अजीत राय जादा। इसके अगले थे आपके आर परशुराम। आर परशुराम। इसके बाद वर्तमान में जो है वो है आपके बसंत प्रताप सिंह। कौन है ये? बसंत प्रताप सिंह। ये 2019 से बने हैं, वर्तमान तक यही बने हुए हैं। ठीक, एनबी लोहानी, गोपाल चरण शुक्ल, ए वी सिंह, अजीत राय जादा, आर परशुराम। इसके बाद अंतिम है बसंत प्रताप सिंह। ये वर्तमान में राज्य चुनाव आयुक्त है। चलिए अब देखिए हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कोई पार्टी है तो वो कब राज्य स्तरीय पार्टी कहलाएगी, या किसी पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा, किसी पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा कब मिलेगा, उसकी क्या शर्तें हैं, उनको पढ़ लेते हैं। देखिए अगर कोई पार्टी है, इन 4 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करती है तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक, पहली शर्त है कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का, जो वोटिंग हुई है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, जो आपकी लीगल वोट्स पड़े हैं, जो आपके वैध मत पड़े हैं, उनका 8% प्राप्त कर ले। ठीक, एमपी में अगर इलेक्शन होते हैं लोकसभा या विधानसभा के, तो उनमें जो वैध मत प्राप्त हुए उनका यदि 8% कोई पार्टी प्राप्त करती है तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगला आपकी शर्त है विधानसभा चुनाव में वैध मतों का, लीगल वोट्स का 6% और प्लस मिनिमम 2 सीटें प्राप्त करता हो। ठीक, कुल वैध मतों का विधानसभा लोकसभा चुनाव में वैध मतों का 8% प्राप्त करता हो, या विधानसभा चुनाव में 6% सीट प्लस 2 सीटें प्राप्त करता हो विधानसभा चुनाव में, या लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्लस संबंधित राज्यों में मिनिमम 1 सीट प्राप्त करे। ठीक, यहां पर क्या लिखा है? लोकसभा या विधानसभा सीट में चुनाव में कुल वैध मतों का 8% वोट प्राप्त करता हो, या विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% प्लस मिनिमम 2 सीट प्राप्त करता हो। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% वोट प्लस संबंधित राज्य में, जैसे एमपी में इलेक्शन हो रहा है तो एमपी में मिनिमम 1 सीट प्राप्त करता हो, या विधानसभा में 3%, विधानसभा में 3% या 3 सीट जो भी अधिक हो प्राप्त करता हो। अगर ये 4 शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी करता हो तो उसे राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा।
बात क्लियर है? चलिए, इतना पर्याप्त है। इसके बाद में जो कमीशन बाकी उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।